बहुत पुराने समय की बात है। यह उस समय की बात है जब धरती पर राजाओं का राज्य था और न्याय को सबसे ऊपर रखा जाता था। विंध्य पर्वत की तलहटी में एक बहुत ही खूबसूरत और भव्य राज्य बसा हुआ था। इस राज्य का नाम पुष्पपुर था। इस राज्य की पहचान यहाँ की शांति, समृद्धि और हरियाली से थी। पुष्पपुर के राजा थे सूर्यभान। राजा सूर्यभान अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनका शासन इतना निष्पक्ष और न्यायपूर्ण था कि उनके राज्य में कोई भी नागरिक दुखी या असंतुष्ट नहीं था। हर नागरिक अपने आप को बहुत सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता था। राजा सूर्यभान एक ऐसे शासक थे जो अपनी प्रजा के लिए किसी पिता की तरह थे। इसीलिए उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा सूर्यभान का एक ही पुत्र था, उनका इकलौता वारिस। इस राजकुमार का नाम विक्रम था। राजकुमार विक्रम का स्वभाव बहुत ही साहसी था। वह खतरों से नहीं डरता था और हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहता था। साथ ही वह एक विद्वान भी था। उसने सभी शास्त्रों और कलाओं में शिक्षा प्राप्त की थी। विक्रम को कला से भी बहुत प्रेम था। वह कविताएं सुनता था, संगीत का आनंद लेता था और सुंदर दृश्यों को निहारता था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो कभी कभी समस्या बन जाती थी। उसका मजबूत इरादा या दृढ़ संकल्प कभी कभी एक हठ में बदल जाता था। अगर वह एक बार कोई बात ठान लेता तो उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता था। उसका यह स्वभाव आगे चलकर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला था। एक दिन की बात है। राजकुमार विक्रम को महल की चार दीवारी के अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बाहर घूमने की इच्छा हुई। वह अपने सबसे प्यारे घोड़े पर सवार हुआ और राज्य की सीमाओं को देखने के लिए निकल पड़ा। वह जानना चाहता था कि उसके राज्य की सीमाएं कहां तक हैं और वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके सुरक्षाकर्मी और अंगरक्षक कुछ दूरी पर उसके पीछे चल रहे थे ताकि राजकुमार को यह न लगे कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, लेकिन वे किसी भी खतरे के लिए तैयार थे। विक्रम घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता गया। वह घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां का दृश्य बिल्कुल मनमोहक था। यह जगह बाकी राज्य से बिल्कुल अलग थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के खेत फैले हुए थे। हर तरह के फूल वहां खिले थे। फूलों की मंद मंद सुगंध हवा में इस तरह घुली हुई थी कि वहां सांस लेना भी एक अद्भुत अनुभव था। यह वह खास इलाका था जहां राज्य के सबसे बेहतरीन माली रहते थे और अपने फूलों के उद्यानों को सजाते थे। इस जगह की सुंदरता ऐसी थी कि राजकुमार विक्रम का मन वहीं रुक जाने को कहने लगा। वह अपने घोड़े से उतरा और कुछ देर वहां की सुंदरता को निहारता रहा। उसके अंगरक्षक भी कुछ ही देर में उसके पास पहुंच गए, लेकिन राजकुमार ने उन्हें थोड़ा दूर रुकने का इशारा किया। घुड़सवारी करते करते और फूलों की सुगंध का आनंद लेते हुए राजकुमार को प्यास लग गई थी। थोड़ी ही दूर पर उसे एक छोटा सा झरना दिखाई दिया जिसका पानी एकदम साफ और ठंडा था। राजकुमार उस झरने के पास गया और अपने हाथों में जल भरकर पिया। जल पीते ही उसे बहुत राहत मिली। जैसे ही उसने जल पीकर सिर उठाया, उसकी नजर पास में बनी एक कुटिया पर पड़ी। यह कुटिया फूलों और लताओं से घिरी हुई थी जो इसकी सादगी को और बढ़ा रही थी। कुटिया के बाहर एक युवती बैठी थी। वह अपने काम में पूरी तरह लीन थी। वह बहुत ही खूबसूरती से फूलों की मालाएं गूंथ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और हवा के हल्के झोंकों के साथ उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। राजकुमार विक्रम ने आज तक अपने महल में या राज्य के किसी भी कोने में इतनी अलौकिक सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। वह जहां खड़ा था वहीं जड़वत स्थिर खड़ा रह गया। उस युवती का चेहरा इतना कोमल था जैसे वह भी फूलों से बना हो, और उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं जैसे रात के तारे चमक रहे हों। उस पल के लिए दुनिया की सारी सुंदरता उस एक जगह पर आकर ठहर गई थी। राजकुमार के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। युवती अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन तभी शायद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर सीधे राजकुमार विक्रम पर पड़ी। एक क्षण के लिए, केवल एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं। वह पल राजकुमार के लिए समय के थम जाने जैसा था। वह अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था, लेकिन युवती ने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। उसने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी और फिर से अपने काम में पूरी तरह लीन हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
उसकी सादगी और उसकी आंखें झुकाने का तरीका राजकुमार के दिल को और भी गहराई से छू गया। राजकुमार वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से मोहग्रस्त। वह न हिल पाया, न कुछ बोल पाया। उसका मन उसे कह रहा था कि वह जाए और उस युवती से बात करे, उसका नाम पूछे, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए थे। तभी उसके अंगरक्षक घोड़े पर सवार होकर उस जगह पर पहुंचे। उनके आने की आहट ने राजकुमार को वास्तविकता की दुनिया में वापस खींच लिया। राजकुमार को अनमने ढंग से, बहुत ही अनिच्छा से वहां से वापस लौटना पड़ा। उसका शरीर महल की ओर जा रहा था, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा उस कुटिया के पास ही छूट गई थी। महल लौटने के बाद भी राजकुमार विक्रम को चैन नहीं मिला। उस युवती का चित्र उसके मन में बस गया था। उसकी आंखों से लेकर फूलों की माला गूंथने के उसके तरीके तक सब कुछ उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वह कई दिनों तक बेचैन रहा। न उसे अपने राजसी काम में मन लगा, न ही पढ़ाई में। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। यह उसके जीवन का पहला और गहरा प्रेम था। उसने यह जानने की ठान ली थी कि वह युवती कौन है। उसने अपने सबसे खास और विश्वसनीय गुप्तचरों को उस इलाके में भेजा। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे उस युवती और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। गुप्तचरों ने अपना काम बहुत जल्दी और कुशलता से किया। राजकुमार को वह जानकारी मिली जिसका उसे इंतजार था। उसे पता चला कि वह युवती राज्य के सबसे कुशल माली मदन की पुत्री थी। माली मदन अपने फूलों और उद्यानों के लिए पूरे पुष्पपुर में प्रसिद्ध थे और उस युवती का नाम था कनक। यह नाम सुनकर राजकुमार विक्रम को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसका प्रेम और भी गहरा हो गया। वह अब कनक के ख्यालों में खोया रहता था। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने अब एक अटल फैसला कर लिया था। उसने यह फैसला किया कि वह कनक के बिना नहीं रह पाएगा। अंत में उसने साहस जुटाया और अपने पिता राजा सूर्यभान के सामने गया। उसने बिना किसी लाख लपेट के सीधे सीधे अपनी कनक से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा सूर्यभान यह सुनकर पहले तो चकित रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव साफ दिखाई दे रहा था। यह कैसी बात थी? एक राजकुमार और एक साधारण माली की बेटी। यह तो राजघराने की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। राजा ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया। उन्होंने उसे राजसी विवाह की परंपरा और महत्व बताए। उन्होंने कहा कि राजकुमारों का विवाह केवल राजघरानों में ही होता है ताकि राज्य की प्रतिष्ठा बनी रहे। उन्होंने विक्रम को समझाया कि एक राजकुमार की पत्नी को कई राजसी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, जो एक साधारण माली की बेटी के लिए बहुत मुश्किल होंगी। राजा ने अपनी तरफ से हर संभव तर्क दिया ताकि विक्रम अपना मन बदल ले, लेकिन विक्रम का स्वभाव आप जानते ही हैं। वह जो एक बार ठान लेता था उससे पीछे नहीं हटता था। वह अपने हट पर पूरी तरह अड्डा रहा। उसने अपने पिता से बड़े ही दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपसे विनती नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे अपने हृदय की बात कह रहा हूं। मेरा हृदय केवल कनक के लिए धड़कता है। मैं उसके अलावा किसी और से विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि मुझे वह नहीं मिली तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। मैं राज्य के लिए वारिस तो पैदा कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी बिना प्रेम के नहीं जी सकता। राजा सूर्यभान बहुत चिंतित हो गए। उन्हें अपने बेटे का हट पता था और उन्हें यह भी डर था कि कहीं उनका बेटा सच में आजीवन कुंवारा न रह जाए। उन्होंने इस गंभीर और अजीब स्थिति पर अपने प्रधानमंत्री से सलाह लेना उचित समझा। प्रधानमंत्री बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री ने राजा की बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने बहुत सोच समझकर राजा से कहा, महाराज, राजकुमार अभी युवावस्था में हैं। उनका यह प्रेम बहुत गहरा है, लेकिन यह युवावस्था का प्रेम भी हो सकता है। मेरी सलाह है कि आप उसे उसकी इच्छा पूरी करने दीजिए। उसे कनक से विवाह करने की अनुमति दे दीजिए। शायद विवाह के बाद जब वह राजसी जीवन और राजसी जिम्मेदारी देखेगी तो राजकुमार का मन अपने आप बदल जाए या यह प्रेम धीरे धीरे हल्का पड़ जाए। वैसे भी एक माली की बेटी के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान होगा कि वह पुष्पपुर के राजकुमार की पत्नी बने। इससे प्रजा में भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि राजा के लिए उसकी प्रजा का हर नागरिक बराबर है। प्रधानमंत्री की सलाह राजा सूर्यभान को सही लगी।
वह अपने बेटे को दुखी भी नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने अनिच्छा से, बहुत भारी मन से विवाह की अनुमति दे दी। राजा सूर्यभान ने तुरंत माली मदन और उनकी पत्नी को महल में बुलवाया। माली और उनकी पत्नी बहुत भयभीत होकर महल पहुंचे। उन्होंने सोचा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है या उनके किसी फूल में कोई कमी रह गई है, जिसके कारण राजा ने उन्हें बुलाया है। वे राजा के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उनका दिल डर से कांप रहा था। जब राजकुमार विक्रम स्वयं उनके सामने आया और उनसे कनक का हाथ मांगा तो वे दोनों स्तब्ध रह गए। यह उनके लिए अकल्पनीय था। वे एक साधारण माली थे और उनका दामाद राजकुमार बनने जा रहा था। यह किसी सपने जैसा था। माली मदन ने अपने डर को एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्रता से राजा और राजकुमार से कहा, राजकुमार, यह तो हमारे लिए गर्व की बात है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। हम तो खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ आपको सौंप देंगे, परंतु मेरी पुत्री के भी कुछ विचार हो सकते हैं। वह इतनी साधारण लड़की नहीं है जितनी दिखाई देती है। क्या हम उससे पूछकर आपको उत्तर दे सकते हैं? विक्रम, जो अपने प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ था, को यह सुनकर थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसे लगा कि एक साधारण माली की बेटी उसके राजकुमार के प्रस्ताव को भला कैसे अस्वीकार कर सकती है। लेकिन कनक के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि उसने अपने गुस्से को शांत रखा। उसने कहा, ठीक है, तुम उससे जाकर बात करो, लेकिन मुझे उत्तर शीघ्र चाहिए। और हां माली, तुम उसे यह भी बता देना कि मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। मैं जो चाहता हूं वह मुझे मिलकर रहता है। उसकी आंखों में प्रेम था, लेकिन उसके स्वर में एक राजकुमार का अधिकार भी छिपा था। माली और उसकी पत्नी घर लौटे। उनके दिल में खुशी और डर दोनों का मिश्रण था। उन्होंने कनक को सारी बात विस्तार से बताई। उन्होंने उसे समझाया कि यह उनके परिवार के लिए कितना बड़ा अवसर है। कनक ने शांत भाव से अपने माता पिता की सारी बातें सुनी। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह न तो बहुत खुश दिखी और न ही बहुत दुखी। उसने कुछ देर सोचा और फिर बड़ी ही सावधानी और ठहराव से कहा, पिताजी, मुझे राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। माली और उनकी पत्नी खुशी से उछल पड़े, लेकिन कनक ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उसने आगे कहा, पर मेरी 3 शर्तें हैं। यदि राजकुमार उन तीनों शर्तों को स्वीकार करें, केवल तभी मैं इस विवाह के लिए तैयार होंगी। आप उनसे कहें कि वे स्वयं यहां आकर, मेरे घर आकर मेरी शर्तें सुने। कनक की बात सुनकर माली और उनकी पत्नी फिर से हैरान रह गए। एक साधारण लड़की राजकुमार के सामने शर्त रख रही थी, लेकिन वे जानते थे कि कनक बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। वे अगले दिन राजकुमार के पास गए और उन्हें कनक का संदेश दिया। राजकुमार विक्रम को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह थोड़ा अपमानित भी महसूस कर सकता था, लेकिन कनक से मिलने की लालसा उसके मन में हर दूसरे विचार से बड़ी थी। वह तुरंत बिना देरी किए घोड़े पर सवार हुआ और माली के घर पहुंचा। कनक अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। कमरा बहुत ही सादा था, लेकिन वहां फूलों की ताजी खुशबू फैली हुई थी, जो उसे महल के कमरों से भी ज्यादा सुकून दे रही थी। राजकुमार कमरे में आया और उसके सामने खड़ा हो गया। कनक ने राजकुमार की तरफ देखे बिना अपनी नजरें झुकाए ही अपनी शर्तें बतानी शुरू की। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में दृढ़ता थी। मेरी पहली शर्त यह है राजकुमार, कि मैं विवाह के उपरांत भी अपने इस घर को नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा घर है और यह मेरे लिए सबसे प्रिय है। मैं प्रतिदिन सुबह महल आऊंगी, आपकी पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य निभाऊंगी और सूर्यास्त से पहले अपने इस घर लौट आऊंगी। राजकुमार यह सुनकर थोड़ा चौंका। उसे लगा कि यह कैसी अजीब शर्त है। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसा नियम है, एक राजकुमारी जो एक साधारण कुटिया में रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार विवाह हो जाए तो महल के सुख और वैभव को छोड़कर भला कौन झोपड़ी में रहना चाहेगी। महल की चमक इसे अपने आप खींच लेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंजूर है कनक, यह शर्त मुझे स्वीकार है। अब तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? कनक ने अपनी आंखें अब भी नीचे रखी थीं। उसने और भी शांत स्वर में अपनी दूसरी शर्त बताई। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक मैं स्वयं ना चाहूं,
आप मुझसे कोई भी शारीरिक निकटता नहीं रखेंगे। हमारा रिश्ता सम्मान और दूरी पर टिका रहेगा। राजकुमार यह सुनकर जोर से मुस्कुराया। उसे लगा, यह विवाह है या कोई प्रतिज्ञा? यह लड़की तो बहुत ही निराली है। लेकिन उसने फिर वहीं सोचा, कोई बात नहीं, पहले विवाह तो हो जाए। एक बार यह मेरी पत्नी बन जाए, फिर यह खुद ही मेरे पास आएगी। यह शर्त भी जल्द ही टूट जाएगी। उसने कहा, यह शर्त भी मुझे मंजूर है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान होगा। अब कनक ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसने सीधे राजकुमार विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गंभीरता थी। राजकुमार को लगा कि यह लड़की सच में कुछ अलग है। कनक ने अपनी तीसरी और अंतिम शर्त बताई। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। और मेरी तीसरी और अंतिम शर्त यह है, राजकुमार, कि मैं आपके राजमहल का अन्न या जल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं अपने घर से ही अपना भोजन और जल लेकर आऊंगी। और हां, सबसे जरूरी बात सुनिए, यदि इन तीनों में से कोई भी शर्त भंग हुई, यदि आपने या मैंने इनमें से किसी भी नियम को तोड़ा, तो हमारा रिश्ता उसी क्षण समाप्त हो जाएगा और आप मुझे कभी वापस नहीं पा सकेंगे। आप मुझे खोजने की कोशिश भी नहीं करेंगे। राजकुमार ने सिर हिलाया। उसने मन में सोचा, अजीब लड़की है। यह शर्तें लगाकर मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर रही है। यह मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही है। लेकिन एक बार विवाह हो जाए तो यह सारी शर्तें भूल जाएंगी। उसका अहंकार भी कहीं ना कहीं उसे कह रहा था कि यह सब बस दिखावा है। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और दृढ़ता से कहा, कनक, मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर हैं। मुझे तुम्हारे नियम स्वीकार हैं। अब बारात की तैयारी करो। राजकुमार विक्रम अपनी बात का पक्का था। उसने अपनी शर्तों को स्वीकार किया और विवाह की तैयारी शुरू करवा दी। राजकुमार विक्रम ने धूमधाम से बारात लेकर माली मदन के घर पहुंचा। राजा और रानी ने अपने बेटे की खुशी के लिए राजसी सम्मान बनाए रखा। पुष्पपुर के गांव वालों ने ऐसा भव्य विवाह पहले कभी नहीं देखा था। यह किसी उत्सव से कम नहीं था। पूरे राज्य में इस अनूठे विवाह की चर्चा थी। विवाह संपन्न हुआ। कनक ने एक भारी सुंदर साड़ी पहन रखी थी और उसका घूंघट इतना लंबा था कि उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वह किसी भी क्षण के लिए अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी। महल में राजा और रानी ने इस विवाह में उपस्थित न होने का फैसला किया। शायद वे अभी भी इस विवाह को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने राजकुमार की सेवा के लिए अपनी पुरानी और विश्वासपात्र दासी रूपा को भेजा। रूपा बहुत ही अनुभवी और समझदार थी। शाम होते ही, जैसे ही विवाह की रस्में पूरी हुई, कनक ने तुरंत दासी रूपा से गाड़ी तैयार करने को कहा। उसने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। वह बिना किसी से बात किए चुपचाप महल से निकली और अपने घर लौट गई। राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। अगले दिन सुबह कनक फिर से महल आई। उसने राजकुमार से दूरी बनाए रखी। वह अपने लिए तय की गई कुर्सी पर बैठी रही। उसने महल का ना कुछ खाया ना पिया। वह शाम तक वहां बैठी रहती और सूर्यास्त से ठीक पहले फिर से अपने घर लौट जाती। यह अजीब क्रम एक दिन या एक हफ्ते नहीं, बल्कि 6 महीने तक चलता रहा। राजकुमार विक्रम अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। वह जानता था कि अगर उसने एक भी शर्त तोड़ी तो वह कनक को हमेशा के लिए खो देगा। यह डर उसके प्रेम से भी बड़ा था। उसने उस चेहरे को एक बार भी नहीं देख पाया था, जिस चेहरे ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। वह केवल एक परछाई से विवाह करके रह गया था। उसका दिल हर दिन बेचैन होता रहता था। राज दरबार में और पूरे राज्य में कानाफूसी होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते थे कि राजकुमार को जादू कर दिया गया है, तो कुछ कहते थे कि कनक कोई बुरी आत्मा है। राजा और रानी भी बहुत चिंतित थे। वे अपने बेटे की हालत देख रहे थे और उसे समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन राजा सूर्यभान से रहा नहीं गया। उन्होंने माली मदन को फिर से बुलाया। राजा ने दुखी स्वर में माली से कहा, माली मदन, तुम्हारी बेटी अब हमारे कुल की बहू है, लेकिन वह महल में रहती नहीं। वह एक भी दिन यहां नहीं रुकी। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हमारी बदनामी हो रही है। तुम उसे समझाते क्यों नहीं? तुम उसे कहो कि वह अपनी शर्तें वापस ले और एक राजकुमारी की तरह महल में रहे।
माली मदन ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं जानता हूं कि यह सब अजीब है, पर सच कहूं तो मैं और मेरी पत्नी भी इस बारे में पूरी तरह अनजान हैं। कनक हमारी अपनी पुत्री नहीं है। यह सुनकर राजा सूर्यभान हैरान रह गए। उन्होंने माली से पूछा कि वह क्या कह रहा है। माली मदन ने अपनी असली कहानी सुनाई। महाराज, लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। एक रात वह अचानक हमारे घर आई थी। वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अनोखी चमक थी। उसने हमसे कहा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और वह चाहती है कि हम उसे अपनी बेटी बनाकर रखें। हमारी कोई संतान नहीं थी और मेरी पत्नी को उसकी मासूमियत और सादगी बहुत पसंद आई। हमने तुरंत उसे अपनी बेटी मान लिया। माली ने आगे बताया, उसने हमसे कभी कोई खास बात नहीं की। उसने हमें कभी नहीं बताया कि वह कहां से आती है या कहां जाती है। वह बस हमारे घर में ऊपर के कमरे में रहती थी। उसने हमसे कसम दी थी कि हम उसकी असली पहचान किसी को न बताएं। राजकुमार, उस पर हमारा कोई वश नहीं। राजकुमार विक्रम यह सुनकर स्तब्ध रह गया। यह कहानी उसके सारे सवालों का जवाब नहीं थी, बल्कि इसने और भी कई नए सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर वह कौन थी? वह कहां से आई है? और यह अजीब शर्तें क्यों? उसका मन बुरी तरह विचलित हो उठा। वह अब इस रहस्य के साथ और नहीं जी सकता था। उसका मन दुनिया से ऊब चुका था। वह महल के सुखाराम, राजसी जीवन और यहां तक कि अपने प्रेम से भी दूर जाना चाहता था, ताकि वह शांति पा सके। एक दिन राजकुमार विक्रम ने बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। वह एक साधारण यात्री के भेष में था। उसने केवल दासी रूपा को बताया कि वह यात्रा पर जा रहा है और अगर कोई उसके बारे में पूछे तो यही बताना कि वह किसी जरूरी काम से बाहर गया है। विक्रम महीनों तक भटकता रहा। उसने कई पहाड़ पार किए, नदियां पार की और कई राज्यों से गुजरा। वह अपनी बेचैनी का कारण और कनक का रहस्य जानने के लिए बेचैन था। एक रात वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। जंगल एकदम अंधेरा था और डरावना लग रहा था। तभी उसकी नजर एक प्राचीन मंदिर के खंडहर पर पड़ी। खंडहरों के बीच से हल्की रोशनी आती दिख रही थी। जिज्ञासावश वह अंदर गया। उसने देखा कि वहां एक वृद्ध तपस्वी गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी दाढ़ी और केश इतने लंबे थे कि वे जमीन छू रहे थे और उनके शरीर पर धूल और मिट्टी की एक मोटी परत जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कई सालों से उसी तरह बैठे हों। पास में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। राजकुमार को उन तपस्वी को देखकर एक अजीब सी शांति मिली। उसे लगा कि वह अपनी मंजिल पर आ गया है। वह बिना किसी शोर के उनके चरणों में बैठ गया। कई दिनों तक तपस्वी ने अपनी आंखें नहीं खोली। राजकुमार उनकी सेवा करता रहा। वह झरनों से ताजा जल लाता, मंदिर के खंडहरों की सफाई करता और जंगली फल जुटाकर अपना पेट भरता। वह बिना थके, बिना बोले चुपचाप तपस्वी की सेवा में लीन रहा। 1 महीने बाद तपस्वी ने आंखें खोली। उन्होंने राजकुमार विक्रम को अपने सामने पाया। राजकुमार ने उन्हें जल पिलाया और फल अर्पित की। तपस्वी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तू पुष्पपुर का राजकुमार विक्रम है। मुझे पता है कि तू किस चिंता में भटक रहा है और तू क्या जानना चाहता है। राजकुमार यह सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा, यह तो सच में कोई महान आत्मा है। उसने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, महाराज, जब आप इतना जानते हैं तो मेरी सहायता भी कीजिए। मैं उस मालिनी की बेटी का असली रहस्य जानना चाहता हूं। मैं उस अनसुलझे रहस्य के साथ और नहीं जी सकता। तपस्वी ने कहा, तूने मेरी निष्ठा से सेवा की है। मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। ले, यह राख ले ले। उन्होंने अपने दीपक की जली हुई बत्ती की राख उठाई और राजकुमार को दी। तपस्वी ने आगे कहा, इस राख को अपने माथे पर लगाकर तू अदृश्य हो जाएगा। तू सबको देख पाएगा, पर तुझे कोई नहीं देख पाएगा। जब तू घर लौटे तो इस राख को लगाकर उस युवती के पीछे जाना। तुझे उसकी असली पहचान और उसकी विवशता का पता चल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। राजकुमार ने उस राख को सावधानी से एक कपड़े में बांधा। उसने तपस्वी को प्रणाम किया और तुरंत महल की ओर चल दिया। वह जानता था कि अब उसे अपना जवाब मिलने वाला है। कई दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद राजकुमार महल पहुंचा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उसके मन में एक नया जोश था। अपने कमरे में
उसने देखा कि कनक उसी तरह कुर्सी पर बैठी थी। दासी रूपा राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। उसने राजकुमार की खराब हालत पर चिंता जताई और राजा रानी की बेचैनी के बारे में बताया। राजकुमार ने स्नान किया, भरपेट भोजन किया और फिर दासी से कहा, रूपा, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब कनक जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को दासी ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने तुरंत माथे पर तपस्वी की दी हुई राख लगाई। राख लगाते ही वह अदृश्य हो गया। अदृश्य होते ही वह कनक के पीछे हो लिया। उसने देखा कि कनक उसी तरह महल से बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चली गई। राजकुमार भी अदृश्य रहकर उसके साथ गया। उसने अपनी आंखों से कनक का रहस्य देखना शुरू कर दिया था। अगले दिन सुबह राजकुमार वापस आया। वह दासी रूपा के पास गया और उससे बोला, रूपा, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा जहां कनक बैठती है। जब कनक आकर बैठ जाए तो तुम मुझे जगाना, और हां, मुझसे पूछना कि मैं क्यों देर से उठा हूं, और जो मैं ना बताना चाहूं उसे भी जिद करके पूछना। मेरी बात को मानना मत, बस जिद करती रहना। दासी रूपा बहुत समझदार थी। वह तुरंत राजकुमार का इशारा समझ गई। उसने सोचा कि राजकुमार अपनी पत्नी का रहस्य जानने के लिए कोई चाल चल रहा है। जब कनक आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी रूपा ने राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो नहीं जागा, जैसे वह सच में गहरी नींद में हो। फिर उसने आंखें खोलीं और दासी पर कृत्रिम क्रोध दिखाया। क्या मुसीबत है रूपा, क्यों जगा दिया? मैं कितना सुंदर सपना देख रहा था। दासी ने विनम्रतापूर्वक कहा, राजकुमार, मुझे क्षमा करें, पर बताइए तो सही, ऐसा कौन सा सपना था? आप इतने खुश क्यों लग रहे थे? राजकुमार पहले टालमटोल करता रहा, फिर उसने नाटक करते हुए कहा, अच्छा, तुम इतनी जिद कर रही हो तो बताता हूं। राजकुमार ने अपनी कहानी शुरू की, जो कि सच थी, लेकिन वह उसे सपना बता रहा था ताकि कनक अपनी शर्त न तोड़ सके। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब कनक यहां से गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। वह अपनी फूलों से सजी छोटी गाड़ी में बैठी और मैं भी अदृश्य होकर उसके साथ बैठ गया। कनक ने एक पल के लिए अपनी कुर्सी पर हलचल की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गाड़ीवान ने कनक से कहा, आज हमारी राजकुमारी क्यों इतनी परेशान दिख रही है? कनक ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे साथ बैठा हो। बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। खैर, जैसे ही माली का घर आया, वह सीधे अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। मैं भी अदृश्य होकर उसके पीछे पीछे गया। उसका कमरा फूलों से इतना सुंदर सजा था कि राजमहल भी फीका लगे। मैं भी कमरे के एक कोने में खड़ा हो गया। दासी ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ आपके सपने में? राजकुमार, आगे बताइए। राजकुमार कहने लगा, फिर क्या हुआ? फिर उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा, मेरा स्नान तैयार करो। आज दिन भर महल में भूखा प्यासा बैठना पड़ा, शरीर थक गया है। उसकी दासी ने कहा, जी राजकुमारी, तैयार है। कनक स्नान करने गई और मैं भी अदृश्य होकर उसके पीछे चला गया। उसने स्नान किया। मैंने देखा उसके शरीर से फूलों की भी खुशबू आ रही थी। स्नान के बाद उसने नए वस्त्र और सुंदर आभूषण पहने और उसका श्रृंगार किया गया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या बताऊं। राजकुमार थोड़ा रुका। दासी ने इशारा किया कि कनक ने हल्का सा मुंह उनकी तरफ किया है। दासी ने फुसफुसाते हुए पूछा, राजकुमार, फिर क्या हुआ? राजकुमार ने जारी रखा, फिर क्या हुआ? कनक छत पर गई। रात के करीब आसमान से एक उड़न सिंहासन नीचे आया और वह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा, यह तो कुछ अलग ही बात है। मैं भी उड़न सिंहासन के एक कोने को पकड़कर लटक गया। राजकुमार फिर रुक गया। कनक अब पूरी तरह उनकी तरफ घूम चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी कोई शब्द नहीं कहा। राजकुमार ने ऐसा दिखाया जैसे उसने देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, राजकुमार, फिर क्या हुआ? सपना तो पूरा सुनाइए। राजकुमार पहले तो बहाने बनाता रहा, फिर बोला, फिर वह उड़न सिंहासन ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ बादलों को चीरता हुआ परियों के लोक में पहुंच गया। वहां देवराज इंद्र का भव्य दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक सुंदर परियां बैठी थीं। कनक जैसे ही पहुंची, सारी परियां खड़ी हो गईं और उसे पुष्प परी रानी कहकर संबोधित करने लगी। कनक वहां की परियों की रानी थी।
यह सुनकर कनक का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। दरबार में नृत्य का आयोजन था और आखिर में कनक के नाचने की बारी आई। वह नाचने के लिए खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर आज मैंने इसके नाच पर संगत नहीं दी तो मेरा यहां आना बेकार है। मैंने ढोलक बजाने वाले से कहा, चूंकि मैं अदृश्य था, मेरी आवाज केवल ढोलक वाले को सुनाई दी। भैया, तुम थके हुए लग रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो, आज मैं ढोलक बजाऊंगा। ढोलक बजाने वाले को मैं दिखाई नहीं दिया, पर वह सच में थक गया था, सो उसने ढोलक छोड़ दिया। मैंने वह ढोलक उठाया और ऐसी थाप दी कि कनक का नृत्य और भी अलौकिक हो गया। देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और अपना रेशमी रुमाल उसे इनाम में दिया। कनक ने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और ढोलक बजाने वाले की तरफ बढ़ा दिया। मैंने झट से वह रुमाल उठाया और अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार फिर रुका। कनक अब पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर भय और आश्चर्य का मिश्रण था। दासी ने कहा, राजकुमार, हमें भी दिखाइए वो रुमाल। सपना था तो क्या हुआ, कहीं वो रुमाल आपके पास ही तो नहीं आ गया? राजकुमार ने कहा, अरे ये तो सपना था, सपने की चीज भला कहां दिखाई जा सकती है? लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार की जेब में हाथ डाला और एक सुंदर रेशमी रुमाल निकाल लिया। उसने पूछा, कहीं यही तो नहीं है? राजकुमार ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू तो बहुत जिद्दी है। हाँ, यही था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। कनक का घूंघट अब थोड़ा और ऊपर उठ गया था। उसका आधा चेहरा दिखने लगा था। उसकी आंखें राजकुमार पर टिकी थीं। दासी ने फिर कहा, राजकुमार, फिर क्या हुआ आपके सपने में? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था? देवराज इंद्र ने कनक से एक बार और नाचने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोलक संभाला। मैंने जितना अच्छा ढोलक बजाया, कनक उतना ही मनमोहक नृत्य करती रही। देवराज इंद्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी एक अंगूठी उसे इनाम में दी। कनक ने झुककर अंगूठी ली, सबको दिखाई और फिर ढोलक बजाने वाले की तरफ बढ़ा दी। मैंने उसे भी उठाकर अपनी दूसरी जेब में रख लिया। दासी फिर जिद करने लगी, राजकुमार, हमें भी वह अंगूठी दिखाइए, कैसी थी? क्या वह भी यहीं कहीं है? राजकुमार ने कहा, अरे दासी, एक चीज इत्तेफाक से मिल गई तो क्या सब मिल जाएंगी? लेकिन दासी ने दूसरी जेब से वह अंगूठी निकालते हुए पूछा, राजकुमार, क्या यही अंगूठी थी? राजकुमार बोला, अरे हां, यही तो थी, पर मेरी जेब में कहां से आ गई? दासी ने इशारा किया। मालिन की पुत्री का घूंघट अब पूरी तरह हट चुका था। उसका सुंदर चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। दासी ने पूछा, और फिर क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार ने उत्साह से कहा, मैंने फिर ढोलक पर अपनी पूरी जान लगा दी और कनक भी ऐसा नाची कि पूरे परियों के लोक में उसका कोई सानी नहीं था। जब नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र स्वयं अपने आसन से उठ खड़े हुए। कनक ने जल्दी से अपना उड़न सिंहासन पकड़ा और उस पर बैठ गई। शायद वह अपनी अंगूठी और रुमाल लेना भूल गई थी। सोच रही होगी कि बाद में ले लेगी। उसे क्या पता था कि वे सब तो मेरे पास थे। जैसे ही राजकुमार की कहानी खत्म हुई, कनक अपनी कुर्सी से उठी। वह अब एकदम शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी निराशा थी। वह सीधे राजकुमार के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, राजकुमार, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं एक साधारण मालिन की पुत्री नहीं हूं। मैं परियों के लोक की पुष्प परी रानी हूं। कनक ने अपनी असली कहानी सुनाई। उसकी आवाज में दुहक था। हमारे परियों के लोक में मुझसे सुंदर नृत्य कोई नहीं कर सकता था। देवराज इंद्र प्रतिदिन मेरे नृत्य देखकर ही अपना दरबार लगाते थे। एक रात मुझे बहुत तेज बुखार था। मैं नृत्य के लिए असमर्थ थी। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया। दोबारा संदेश आया तो मैंने क्रोध में कह दिया, जाकर देवराज से कहना, क्या उनके पास समय का कोई मान नहीं? मैं पीड़ा से तड़प रही हूं और उन्हें अपने मनोरंजन की पड़ी है। संदेशवाहक ने जाकर यही बात देवराज को बताई। देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे तुरंत अपने दरबार में बुलाया। मैं डरते कांपते वहां पहुंची। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने सौंदर्य और कला पर बहुत घमंड हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 1 वर्ष तक तुम्हें धरती पर एक मनुष्य कन्या बनकर रहना होगा। तुम अपनी पहचान किसी को नहीं बता पाओगी
और यदि किसी मनुष्य पुरुष ने तुम्हें इच्छा से छुआ तो तुम सदा के लिए परियों के लोक से निष्कासित हो जाओगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और माफी मांगी। देवराज ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, किंतु इतना कर सकता हूं कि प्रतिदिन रात में तुम्हें उड़न सिंहासन भेजकर परियों के लोक में वापस बुला लूंगा, परंतु 1 वर्ष तुम्हें धरती पर ही बिताना होगा। मेरे पंख मुझसे ले लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी एक दासी भी आई। मैंने अपने लिए इस माली के घर को चुना और उसकी बेटी बनकर रहने लगी ताकि मेरी पहचान छुपी रहे। मैंने यह शर्तें इसलिए रखीं ताकि कोई मनुष्य मुझे छू ना पाए और मैं श्राप से मुक्त हो सकूं। कनक ने आंख में आंसू लिए कहा, आज मेरी सजा का अंतिम दिन था। आज रात मुझे मेरे पंख वापस मिलने वाले थे और मैं वापस परियों के लोक चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता ना चलती और आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई। लेकिन अब सब खत्म हो गया। आपने मेरी पहचान जान ली और मेरा श्राप टूट गया है। अब मैं सदा के लिए परियों के लोक से निष्कासित हो चुकी हूं। अब आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। राजकुमार विक्रम ने पुष्प परी रानी कनक की यह अविश्वसनीय कहानी सुनी। उसके मन में अपार प्रेम और सम्मान उमड़ आया। उसे लगा कि उसकी कनक ने कितना कष्ट झेला है। उसने कनक को सांत्वना दी। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कनक, तुम मेरी रानी हो, दासी नहीं। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने अपनी पवित्रता को बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। फिर राजकुमार विक्रम ने अपनी पुष्प परी रानी को साथ लिया। वह राजा सूर्यभान और रानी के पास गया और सारी कहानी विस्तार से सुनाई। उसने उन्हें रुमाल और अंगूठी भी दिखाई जो इस बात का प्रमाण थीं। जब राजा और रानी को पता चला कि उनकी बहू एक साधारण मालिन की पुत्री नहीं बल्कि देवलोक की पुष्प परी रानी है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत कनक को राजसी बहू के रूप में स्वीकार किया और उससे माफी मांगी कि उन्होंने उसके साथ न्याय नहीं किया। राजा सूर्यभान ने पूरे राज्य में धूमधाम से अपने पुत्र राजकुमार विक्रम और पुष्प परी रानी कनक का पुनः विवाह करवाया। इस बार यह विवाह पूरे राजसी सम्मान और परंपरा के साथ हुआ। पुष्पपुर में खुशियां और उत्सव छा गया। कनक अब राजमहल में रहने लगी। उसने अपने राजसी कर्तव्यों को पुष्प परी रानी की अनोखी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से निभाया। राजकुमार विक्रम और पुष्प परी रानी कनक सुख और प्रेम से जीवन व्यतीत करने लगे। उनका राज्य पहले से भी ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो गया। इस प्रकार राजकुमार का हठ और उसका सच्चा प्रेम दोनों विजयी हुए और पुष्प परी रानी का श्राप अंत में उसके लिए वरदान साबित हुआ, जिसने उसे एक मनुष्य राजकुमार का अविभाज्य प्रेम दिया।